स्टूडेंट्स, मैं रूपी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है कहाँ कहाँ से पानी। आपने सोचा होगा कि 5th चैप्टर के बाद डायरेक्ट हम 9th चैप्टर पर क्यों आ गए, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे हैं कि थोड़े इजी से जो पहले आसान चैप्टर्स हैं वो पहले कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 जो है आपका बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चैप्टर है, कहाँ कहाँ से पानी, यानी कि हमारे को पानी कहाँ से प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि सिंपल सी बात है, हमारे घरों में जैसे ही हम टुंटी ऑन करते हैं वैसे ही पानी हमें मिल जाता है। यानी कि वो पानी जो है कहाँ से आते हैं, हमारे घर के ऊपर जो टंकी लगी होती है या ज़मीन के नीचे जो टंकी होती है हमारे घरों में, वहाँ से वो पानी आता है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि उस टंकी में कहाँ से पानी आता है, तो आपको पता है कि हमारे शहर में क्या होती है, पाइपलाइन बिछी होती है। गाँवों में भी आजकल पाइपलाइन बिछी है और वो पाइपलाइन जुड़ी होती है वाटर वर्क्स से, ठीक है। और वाटर वर्क्स वाले जो होते हैं, यानी कि जो जलदायी विभाग होता है, वो क्या करता है कि नहरों से अपनी टंकियों में पानी भर लेता है, जो कि बहुत ऊंचाई पर बनी होती है टंकियाँ। उन टंकियों से फिर नीचे जो जमीन में पाइपलाइनें होती है उनसे पानी छोड़ा जाता है और वो पानी हमारे घरों में आ जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि घरों में पानी कैसे आया, नहरों से, वाटर वर्क से, फिर पाइपलाइनों से और हमारे घर में आ गया, ये तो चीज़ हमें पता चल गई। लेकिन खेतों में जो हमारी ज़मीन होती है, यानी कि जो हमारी फसलें होती है, उनको भी तो पानी चाहिए होता है। तो वहाँ पर पानी लगाने के लिए पानी कहाँ से आता है, तो आपको पता है कि वहाँ पर या तो ज़मीन से निकाला जाता है, नलकूप आदि से, या फिर क्या किया जाता है कि या फिर नहरों से वो पानी लाया जाता है। नहरों से छोटी नहरें बनाई जाती है, फिर खाले बनाए जाते हैं और उसके बाद वो पानी जो है हमारी ज़मीन में आता है और फिर हमारी फसलें जो है लहलहाती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी मुख्यतः हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो हमें पानी डायरेक्ट भगवान देता है। यानी सबसे पहले पानी का स्रोत कौन सा हो गया, पानी के स्रोत कौन कौन से हो गए। सबसे पहला स्रोत हो गया हमारा बरसात। बरसात से पानी मिलता है ना, हमारे घरों को भी मिल जाता है और खेतों को भी मिल जाता है। बस हमारी ही कमी है कि हम उस पानी को यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि एक तो मिलता है हमें बरसात से। बरसात के अलावा हमें कहाँ से मिलता है, बरसात के अलावा मिलता है कुओं से, यानी कि कुएं से मिलता है। कुएं के अलावा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसके अलावा हमें कहाँ से मिलता है, कुएं से मिलता है। इसके अलावा हमें कहाँ से मिलता है, इसके अलावा हमें बावड़ी से मिलता है। अब आप कहेंगे बावड़ी क्या होती है, बावड़ी तो हमने सुना ही नहीं है। तो बावड़ी आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर बावड़ी होती है कि इस तरह से एक टंकी नुमा आकृति होती है, खूब बड़ी सारी टंकी होती है, यूं चौकोर चौरस टंकी होती है, यानी कि ज़मीन के अंदर बहुत गहरी टंकी बनी हुई होती है और उसके ऊपर से खुली होती है, कवर नहीं होती है, और उसके अंदर हजारों सीढ़ियाँ होती हैं, उसको हम कहते हैं बावड़ी। और बावड़ी बहुत सुंदर ढंग से, कई बावड़ियाँ तो बहुत अच्छी बनाई गई है, ठीक है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और आप थोड़ी सी इसकी जो है पिक्चर्स भी देखेंगे बावड़ियों की, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि बावड़ियाँ क्या होती हैं। बावड़ियाँ ऐसे चौरस होती हैं, यानी कि ज़मीन में बनी हुई टंकियाँ होती हैं। आपने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा, राजस्थान के अंदर बावड़ियाँ पाई जाती हैं। और बावड़ियों के अंदर पहले क्या होता था कि पानी एकत्रित किया जाता था, पानी जो है वो नीचे चला जाता था और उसके अंदर सीढ़ियाँ होती थी, हजारों सीढ़ियाँ होती थी। पानी जैसे जैसे नीचे जाता था तो नीचे जाना पड़ेगा ना पानी लाने के लिए, तो वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, यानी कि सीढ़ियों से उतर करके जो महिलाएं हैं वो पानी भर करके लाया करती थी। तो बावड़ी का आपको पता चल गया। कुएं का आप जानते ही हैं, बरसात से हमें पानी मिलता है। इसके अलावा हमें कहाँ से मिलता है, इसके अलावा हमें नल से पानी मिलता है। नल में कहाँ से पानी आता है, नल से आता है जी टंकी से, ठीक है, टंकी से पानी मिलता है। उसके अलावा हमें कहाँ से मिलता है, उसके अलावा हमें मिलता है हैंडपंप से। इसके अलावा हमें हैंडपंप से पानी मिलता है। और आपको एक नाम सुना होगा आपने, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल होता है खेतों के अंदर, जिसके अंदर हम क्या निकालते हैं, ज़मीन से पानी निकालते हैं और खेतों में सिंचाई करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूबवेल। यानी कि हमें कहाँ से मिलता है,
ट्यूबवेल से पानी मिलता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि ये सारे स्रोत हो गए जहाँ से हमें पानी मिलता है, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, ठीक है। यानी जल के स्रोत अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए आपको कहाँ कहाँ से पानी मिलता है, तो आप सारे लिख दोगे, अपने घर से लगोगे और जितने भी जल के स्रोत हैं वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है एक चीज़ और हो जाएगी, एक चीज़ और कौन सी, हमें नदियों से भी तो पानी मिलता है, तो नदियाँ भी हो जाएंगी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम किस राज्य में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो हमें किसकी बात करनी है, राजस्थान की करनी है, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो आपको पता है कि राजस्थान में पानी की कमी पाई जाती है, ठीक है ना। रेगिस्तान है हमारे ऑलमोस्ट राजस्थान के अंदर, और अगर कुछ झीलें भी हैं तो वो खारे पानी की झीलें, यानी वो पीने योग्य पानी नहीं है, और अगर ज़मीन से पानी निकाला जाए तो वो भी खारा पानी होता है। इसका मतलब हम पूरी तरह डिपेंडेंट है या तो बरसात पर या फिर किसी अन्य राज्य से आने वाली नहर पर, ठीक है, नदी पर या नहर पर या फिर बरसात पर डिपेंडेंट है हम पूरे के पूरे पानी को लेकर के। यानी राजस्थान के अंदर कुछ एक मीठे पानी की झीलें हैं, हम ये मान सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर खारे पानी की झीलें हैं और ज़मीन से भी हमारा ज़्यादातर खारा पानी निकलता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान, जहाँ पर जिस ज़मीन पर आज राजस्थान है, वहाँ पर पहले टैथिस सागर हुआ करता था। यानी क्या था? यानी कि महासागर हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था, और समुद्र का पानी खारा होता है। अब समुद्र के ऊपर जब मिट्टी आकर के बिछ गई तो रेगिस्तान बन गया, राजस्थान बन गया, और राजस्थान बन गया, राजस्थान के नीचे का जो पानी दबा पड़ा है वो खारा ही तो होगा ना, सिंपल सी बात है, देखने वाली बात। इसलिए हमारी जो ज़्यादातर जिले वो खारे पानी की जिले हैं, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ज़मीन से निकलने वाला पानी भी खारा है, ठीक है। यानी कि मुख्यतः हमारे यहाँ पर या तो बरसात होगी या फिर क्या होगी, नदियाँ होगी, और बरसात और नदियों जब, यानी कि जब बरसात होगी तब हम हमारे कुओं को भर लेंगे, हमारी बावड़ियों को भर लेंगे, हमारी टंकियों को भर लेंगे, ठीक है, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम ये जो पानी है उसको यूज़ कर लेंगे। नदियों के अलावा एक और भी स्रोत हो सकता है, कौन सा? तालाब। तालाब से भी तो हमें पानी मिलता है ना पीने के लायक। तालाब आपको पता है क्या होता है? एक सिंपल सा है, गहरी जगह होती है जहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो तालाब बन जाता है। बस ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए, राजस्थान के अंदर पुराने टाइम से ही जल संग्रह करने की परंपरा रही है। जल संग्रह, संग्रह का मतलब होता है किसी चीज को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, और जल संग्रह मतलब जल को इकट्ठा करके कहीं पर स्टोर करना, जिसको आप क्या कहते हो? स्टोर करना कह सकते हो, ठीक है। यानी जल को स्टोर करने की जो परंपरा है वो राजस्थान में बहुत पुराने टाइम से रही है, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज़मीन से पानी निकलेगा, केवल बरसात होगी। तो जब बरसात होगी उस टाइम में हम पानी बचा करके रख लेंगे, और जब बरसात नहीं होगी उस समय में हम उस पानी का यूज़ कर लेंगे। इसलिए जल संग्रह राजस्थान के अंदर किया जाता है। अब देखो, राजस्थान के अंदर पुराने टाइम में जल संग्रह कैसे किया जाता था? पुराने टाइम में ऐसे सोचा जाता था कि यहाँ पर जब बरसात होती है तो नदियों से जो पानी समुद्र की तरफ जा रहा है उस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर टंकियाँ भर ली जाए, यानी कि यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में पानी आता है तो आप क्या चाहते हो? ज़्यादा से ज़्यादा आप ये चाहते हो ना कि हम घर की ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी टंकियाँ वो भर लें, जितने भी बर्तन हैं वो भर लें, ताकि जब मान लो कि 2-3 दिन आगे पानी नहीं आने वाला, आपको इसने जल विभाग ने कह दिया कि आगे वाले 3 दिन पानी नहीं आएगा, अब भी पानी स्टोर कर लो। अगर आपको पता है 3 दिन पानी नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? टंकी भर लोगे। जितनी भी टंकियाँ आपके घर में भर लोगे, जितनी भी बाल्टियाँ सब भर लोगे, जितने बर्तन है सारे भर के रख लोगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है सुविधा प्रदान हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम जल को स्टोर करके रख सकें। अब पुराने टाइम में क्या होता था कि मान लो कि ये हम मान लेते हैं कि राजस्थान है, बेसिकली ऐसा ही कुछ हमारा राजस्थान का कुछ मैप हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि मान लो कि ये राजस्थान है। अब राजस्थान के अंदर जितनी भी बरसात होती है उससे यहाँ पर नदियाँ बहेगी ना। अब उन नदियों से पानी कहाँ पर चला जाएगा? समुद्र में चला जाएगा। बेसिकली एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। आप इस पर ये मत कह दीजिएगा कि यहाँ पर राजस्थान के साथ कौन सा यहाँ पर समुद्र है, ठीक है। मान लो कि नदी बेसिकली
यहाँ पर जाकर के गिरती है, समुद्र में गिरती है ना। तो हम क्या सोच रहे हैं कि पानी सीधा जाएगा, एक तो नदी में से बहेगा और सीधा समुद्र में गिर जाएगा, तो वो पानी हमारे यूज आएगा क्या? नहीं। तो पहले राजा महाराजा क्या करते थे कि ये मान लो कि कोई नदी आ रही है तो नदी के साथ एक तालाब बना दिया जाता था। पहले नदी से ये तालाब भरता था, जब ये तालाब पूरा भर गया उसके बाद ये नदी आगे जाएगी। उसके बाद यहाँ पर साइड में एक और तालाब, पहले इस तालाब को भर देगी नदी, फिर आगे जाएगी, फिर ये तालाब भर जाएगा, फिर तालाब भर जाएगा तो लास्ट में फिर नदी जो है वो राजस्थान से निकल जाएगी। यानी कि बहुत सारे तालाब बना दिए जाते थे और नदियों द्वारा इन तालाबों को जोड़ दिया जाता था ताकि पहले सारे तालाब भरे, उसके बाद राजस्थान का पानी जाए तो समुद्र में गिरे, चाहे तो किसी राज्य में चला जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे सारे तालाब भर गए। इस तरह से राजस्थान अपने पानी की जरूरत पूरी किया करता था। तो ये चीज़ आपको पता चल गया। इसी तरह से लोगों के कुएं में पानी इसी तरह से भरता था। बावड़ियों में भी हम पानी एकत्रित करते थे। बावड़ियाँ भी यही काम करती है। बावड़ियाँ बहुत गहरी होती हैं, चौड़ी होती हैं, बरसात से और बरसात द्वारा जो जल होता है वो इधर उधर से बह करके बावड़ी के अंदर इकट्ठा हो जाता था। और इसी तरह से टंकियाँ भी बनाई जाती थी पुराने टाइम में, ठीक है, यानी कि ढलान बना दी जाती थी। यानी कि मान लो कि इस एरिया में चौरस एरिया है, इसमें ढलान बना दी और बीच में एक टंकी बना दी। ढलान से पानी सीधा टंकी में जाएगा ना, कि इस तरह से ढलान है चारों तरफ से, तो पानी बीच में इकट्ठा होगा। पानी बीच में इकट्ठा होगा तो वहां पर सीढ़ियां लगा दी जाती थी, सीढ़ियों से जा करके नीचे से पानी भर करके ले आया करते थे। तो ये था पुराने ज़माने में जो चला करता था कि नदी के, ये नदी जा रही है, इसके आसपास ढेर सारे तालाब बना दो, पहले सारे तालाब भरेंगे, उसके बाद नदी कहीं बाहर जानी है तो जाएगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है राजस्थान में रोक करके रखा जाता था। नदी का पानी ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के अंदर रोक करके रखा जाता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि बरसात के टाइम में ही हम पानी स्टोर कर लेते थे। लेकिन अब क्या तरीके हैं? आजकल आपको पता है बांध बनने शुरू हो गए हैं। आजकल तालाब नहीं रहे हैं, आजकल बांध बनने शुरू हो गए हैं। और बांधों से सिर्फ और सिर्फ पानी ही उपलब्ध नहीं होता, बांधों में पानी के साथ साथ हमारे वहाँ पर बिजली भी बनाई जाती है। वो कैसे बनाई जाती है उसको भी समझ लीजिए। ये तो हो गई पुराने टाइम की बात। आजकल क्या हो रहा है देखिए, आजकल मान लीजिए कि ये कोई नदी आ रही है तो इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पर नदी के आगे बांध बना दिया जाता है, यानी कि बंधा लगा दिया जाता है। नदी के आगे बंधा लगा दिया गया तो इस नदी का पानी ज़्यादातर यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा ना, ठीक है, इसके आसपास एरिया में एकत्रित हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से इस पानी को रोक लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे जो है ना, छोटे छोटे द्वार रख दिए जाते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा पानी आगे छोड़ा भी जा सके, नहीं तो ये जो एरिया है ये प्यासे मर जाएंगे। इसलिए यहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा पानी जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी, जितनी ज़रूरत होती है उतना उतना पानी छोड़ा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बांध बना दिया जाता है, जो क्या करता है यहाँ पर पानी को रोक लेता है। तो इस एरिया में भी पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब थोड़ा थोड़ा पानी देते जाएंगे आसपास के एरिया में। समझ में आ गई आपको। इस तरह से ढेर सारे बांध बना दिए जाते हैं नदी के रास्ते में, और नदी का पानी लास्ट में पहुंचते पहुंचते तो बहुत थोड़ा बच जाएगा ना, क्योंकि ज़्यादातर पानी तो यहाँ पर रुकना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा ही पानी छोड़ेगा, ये उससे भी थोड़ा छोड़ेगा, ये उससे भी थोड़ा छोड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि बांध बना दिए जाते हैं, पानी को रोक करके रखा जाता है बांध के पिछले हिस्से में, ठीक है। यहाँ पर पानी रुका रहता है, तो जब बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर धीरे धीरे नदी को छोड़ते जाएंगे। यहाँ पर खूब पानी भरा पड़ा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी सभी को देते जाएंगे, ठीक है। साथ में तो पानी उपलब्ध होगा, साथ में बिजली बनेगी। यहाँ पर जब यहाँ पर जैसे ही ये द्वार खोले जाते हैं तो पानी एकदम पूरी स्पीड से नीचे गिरता है। पूरी स्पीड से पानी नीचे गिरता है तो नीचे लगे होते हैं टरबाइन, और टरबाइन के जो पंखे होते हैं ना वो इस प्रकार से होते हैं। मान लीजिए कि 3-4 पंखे इस तरह से लगे होते हैं। आपको पता है पंखे में किस तरह से वो उसकी पत्तियां लगी होती हैं। ये 2 पत्तियां अपने मान लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से पत्ती होती है, इस पत्ती पर जब पानी गिरता है तो ये पत्ती आगे चली जाती है और ये पत्ती पानी के सामने आ जाती है। इस पत्ती पर जब पानी गिरेगा तो ये नीचे चली जाएगी और अगली उसके सामने आ जाएगी। इस तरह से पानी गिरता रहता है और टरबाइन घूमता रहता है, और जैसे ही टरबाइन घूमता है आपको पता है बिजली बनती है, और इस तरह से बिजली बनाई जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी आजकल क्या होता है कि इस तरह से पानी बचाया जाता है। नहर से कौन भर लेता है पानी को? नहर से पानी भरते हैं विद्युत विभाग वाले, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विद्युत विभाग वाले नहीं, जल विभाग वाले जो है यहाँ से सीधा पानी कौन लेते हैं? जल विभाग वाले
जल विभाग वाले पाइपलाइनों द्वारा हमारे घरों में उपलब्ध करवाते हैं। और जैसे ही हमारे घर में पानी पहुंचता है तो हम उस पानी का क्या करते हैं, सबसे पहले उस पानी को फिल्टर करते हैं। सबसे पहले उस पानी को फिल्टर करते हैं, यानी कि सबसे पहले उस पानी को शुद्धिकरण किया जाता है। पानी का शुद्धिकरण किया जाता है और शुद्धिकरण के बाद ही हम पानी का यूज़ करते हैं। लेकिन पहले लोग इतना शुद्धिकरण नहीं करते थे। पहले लोग क्या करते थे, डायरेक्ट कुएं से पानी भरा, उसको हाँ कपड़े से छान लिया तो छान लिया, वो अलग बात है, कपड़े से छान लिया करते थे ताकि कचरा ना आए, बाकी वही पानी जो है वो पी लिया करते थे। लेकिन आपको पता है कि मान लीजिए कि कुएं में पानी स्टोर करके रखा है, बावड़ी में पानी स्टोर करके रखा है, बावड़ी ऊपर से खुली है ना, तो उसके अंदर क्या होगा कि जैसे आसपास के एरिया से पानी आएगा तो उसके साथ मल मूत्र भी बह करके आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई पक्षी जो है मर करके उस बावड़ी के अंदर गिर गया तो वो भी उसके अंदर होगा, वो भी गंदगी पैदा करेगा। इस तरह से धूल मिट्टी भी आकर के उसमें गिर जाएगी और तमाम तरह का कचरा जो है उसके अंदर गिरेगा तो वो प्रदूषित हो जाएगी। और आपको पता है कि बहुत बड़ी विडंबना है हमारे भारत के अंदर कि हम नहरों में नहाना जो है वो अच्छा मानते हैं, नहरों में नदियों में स्नान करना अच्छा मानते हैं। और स्नान करने की वजह से, उसमें कपड़े धोने की वजह से, उसमें पशुओं को नहलाने की वजह से, पशुओं को उसमें पानी पिलाने की वजह से तमाम तरह का कचरा उसके अंदर गिर जाता है। और कचरा जब गिर जाता है तो वो प्रदूषित हो जाती है। अब आप सोच करके देखिए कि आप एक काम कीजिए कि आपका मान लीजिए कि आपके घर में मान लीजिए कि स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल के अंदर आप नहा भी रहे हो, उसी पानी को आप पी सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं पी सकते। और अगर उस स्विमिंग पूल के अंदर किसी ने अपनी भैंस जो है नहा ली, यानी कि अपनी भैंस को नहा करके ले गया, अपनी भैंस को पहले नहलाया और फिर ले गया, तो क्या आप वो पानी पी लोगे? बिल्कुल नहीं पी पाओगे। लेकिन लेकिन जो नहरें होती हैं उसके अंदर ऐसा होता है। तालाब के अंदर लोग पशु को भी नहलाते हैं, खुद भी नहाते हैं और उसी तालाब का पानी मटके में भर करके अपने घर ले जाते हैं और आराम से फ्रिज में रख करके उसकी बर्फ़ जमा करके जो है ठंडा पानी करके पीते हैं। तो जब ऐसा होगा तो जल प्रदूषित होगा, जल प्रदूषित होगा तो इसका मतलब हम बीमारियों से ग्रस्त होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन आजकल जल को पहले शुद्धिकरण किया जाता है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि आप बताइए कि झील तथा तालाब या फिर आप ये कह सकते हो कि झील तथा तालाब के पानी को फिल्टर क्यों किया जाता है? सिंपल सी बात कि झील तथा तालाब के पानी को फिल्टर क्यों किया जाता है। सबसे पहले फटाफट से क्वेश्चन लिख लीजिए कि झील तथा तालाब के पानी को फिल्टर क्यों किया जाता है। तो आप सिंपल सी बात लिखोगे कि झील तथा तालाब का पानी दूषित होता है। झील तथा तालाब का पानी गंदा पानी होता है, इसलिए उसका शुद्धिकरण करते हैं ना। झील तथा तालाब का पानी दूषित होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। झील तथा तालाब का पानी दूषित होता है। फिल्टर करके पानी पीने से, फिल्टर करके या शुद्धिकरण करके, फिल्टर करके या शुद्धिकरण करके पानी पीने से बीमारियां, पानी पीने से कई बीमारियों जैसे उल्टी, दस्त, डायरिया आदि से बचा जा सकता है। यानी कि अगर हम वही गंदा पानी पी लेंगे तो हमें उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे, डायरिया जैसी बीमारियां हो जाएंगी। और अगर ऐसी बीमारियों से हमें बचना है ना तो पानी, शुद्ध पानी पीना चाहिए, गंदा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। यानी शुद्धिकरण प्योरीफायर घर में लगा करके रखना चाहिए। अब प्योरीफायर का मतलब ये नहीं है कि तमाम तरह के आप प्योरीफायर जितने भी बाजार में आ रहे हैं वो अपनाएं। देसी तरीके भी आप, देसी नुस्खे भी आप अपना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जल के शुद्धिकरण के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि जल के शुद्धिकरण के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, यानी कैसे कैसे हम जल को शुद्धिकरण कर सकते हैं। सबसे पहले एक शुद्धिकरण का उपाय है कि आपको सबसे पहला एक चीज़ तो करनी चाहिए कि जल को छान करके पीना चाहिए। जो भी पानी आता है उसको पहले छान लो, छलनी से छान लो, कपड़े से छान लो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे कि जल को छान करके पीना चाहिए। पहला जो है क्या हो जाएगा, छान कर,
ठीक है। पहला शुद्धिकरण का उपाय क्या हो जाएगा, जल को छान कर पीना चाहिए। अब छान लिया और भी आप उपाय करना चाहते हैं तो दूसरा आप उपाय कर सकते हैं कि जल को उबाल कर फिर ठंडा करके आपको पीना चाहिए, यानी उबाल कर फिर ठंडा कर लो और फिर उसे पी लो, क्योंकि उबालते हैं तो उसके अंदर जितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो पहले तो छान लेना चाहिए, दूसरा हमें उबाल कर पानी पीना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप और भी उपाय करना चाहते हो तो उसके अंदर फिटकरी घोल सकते हो, यानी कि क्या कर सकते हो, जल का रासायनिक उपचार कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला है, रासायनिक उपचार, यानी कि जो फिटकड़ी वगैरह होती है उसको घोल करके आप रखोगे तो पानी के जो गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर का पानी निथार करके आप वो स्वच्छ पानी होगा उसको पी सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और चौथा फिर लास्ट हमारा रहता है आरओ द्वारा, आरओ फिल्टर या प्योरीफायर द्वारा फिल्टर करके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। यानी कि आरओ फिल्टर कह सकते हो, आरओ मशीन कह सकते हो, ठीक है, उसके द्वारा फिल्टर करके आप जो है पानी को शुद्धिकरण कर सकते हो, ठीक है। लास्ट ऑप्शन हमारा फिल्टर या पानी रहता ही है, सॉरी फिल्टर या प्योरीफायर या आरओ रहता ही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जल का शुद्धिकरण करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है जो आपका होमवर्क रहेगा कि तालाब और झील का पानी गंदा किस वजह से हो जाता है, या आप ये कह सकते हो कि तालाब या झील का पानी दूषित किस कारण से हो जाता है, तालाब या झील का पानी दूषित किस कारण से हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन है, आपने नोट कर लिया होगा, आपको इसका आंसर देना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं जल के कलात्मक स्रोतों की। अब आप कहेंगे कलात्मक स्रोत का मतलब क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, कलात्मक स्रोत, अब यहाँ पर क्या होता है कि राजस्थान के अंदर जो भी चीज़ें बनाई जाती थी उसको बहुत ही खूबसूरती से बनाया जाता था। और वैसे ही जब राजा महाराजों के टाइम में बावड़ियों और कुओं का निर्माण करवाया गया, और उसके बाद भी जब भी बावड़ियों और कुओं का निर्माण करवाया गया तो उन बावड़ियों और कुओं का निर्माण बहुत ही भव्य ढंग से करवाया गया। यानी कि बावड़ियों में जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत दिखाई देती है, हमारी जो है प्राचीन कला दिखाई देती है, ठीक है ना। उसको इतने भव्य तरीके से बनाया गया है, जैसे कि हमारी प्राचीन इमारतें हैं, प्राचीन हमारे स्मारक हैं, उस तरीके से ये जो बावड़ियां हैं वो भी हमारी कला और संस्कृति से परिपूर्ण है, ठीक है ना। यानी कि हमें जो है बावड़ियों को घूमने का दिल करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अलग अलग दुर्ग, अलग अलग किले देखना पसंद करते हैं, वैसे ही बाहर से लोग हमारी कुएं और बावड़ियां देखने आते हैं, क्योंकि इसमें जो है इतने भव्य तरीके से, इतने सुंदर इनको बनाया गया है कि ये वास्तव में लोगों को आकर्षित करती है, ठीक है। तो इसलिए वास्तव में इनका निर्माण कलात्मक यानी कि इमारत के रूप में नहीं हुआ था, एक्चुअल में ये थे तो जल के स्रोत, लेकिन ये जो थे वो कला से समृद्ध थे, यानी कि लोगों को आकर्षित करने वाले थे। इनका मुख्य उद्देश्य तो यही था, लेकिन आपको पता है कि भारतीय लोग जो भी करते थे बहुत ही खूबसूरती के साथ करते थे। तो इस वजह से इन बावड़ियों के साथ, इन कुओं के साथ लोगों की धार्मिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं, धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सामाजिक और धार्मिक आस्थाएं, ठीक है। इस वजह से इनको जो है कलात्मक स्रोत कहा जाता है। तो कलात्मक स्रोतों में दो चीज़ों को रखा जाता है। पहली चीज़ हो गई कुएं, एक तो इनमें कुएं रखे जाते हैं और दूसरे रखे जाते हैं बावड़ियाँ। और बावड़ियाँ आपको पता है कि मैंने आपको क्या बताया था कि बावड़ियाँ इस प्रकार की टंकी नुमा होती हैं या फिर गहरी होती हैं, और उसके अंदर ढेरों जो है बहुत सारी लाखों जो है सीढ़ियाँ होती हैं उसके अंदर नीचे उतरने के लिए। जैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारी बावड़ियाँ हैं जिनके नाम है, जैसे झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी है, जालौर की खिन्नी बावड़ी है, रामदेवरा की पर्चा बावड़ी है, और एक और बावड़ी है आभानेरी की जो चांद बावड़ी है। तो ये मुख्य बावड़ियां हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, जो लोगों को आकर्षित करती है। पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोग बाहर से इनको देखने आते हैं। है तो बावड़ी पानी इकट्ठा करने के लिए है, लेकिन विदेश से लोग इसमें जो है इसका भ्रमण करने आते हैं, इसको देखने आते हैं, इतनी सुंदर ये बनाई गई है।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे आप बावड़ी को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इस तरह से बावड़ी होती है, जिसके अंदर होती तो टंकी के जैसे ही है, यानी पानी भरने के लिए होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है जो इसको बहुत ही सुंदर बना देती है, बहुत ही आकर्षक बना देती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी ये लोगों की धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को भी पूरा करती है। ठीक है, लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ जाती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, देखने में भी बहुत खूबसूरत होती है। तो आपने पिक्चर्स में, मूवीज़ में बावड़ियाँ देखी भी होंगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि बावड़ियों की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो फटाफट से क्वेश्चन डाल लीजिए कि बावड़ियों की विशेषता। सबसे पहली विशेषता लिखिए, क्वेश्चन है बावड़ियों की विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि बावड़ियाँ चौकोर बनी होती है। बावड़ियाँ, जितनी भी बावड़ियाँ हैं सारी की सारी क्या है, चौकोर है। ठीक है, बावड़ियाँ चौकोर बनी हुई होती हैं। चौकोर इस तरह से आप लिख सकते हो कि बावड़ियाँ जो है वो चौकोर होती हैं, यानी चौरस होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आप क्या लिखेंगे कि इसमें अनेकों सीढ़ियाँ होती हैं। इसमें चारों तरफ क्या होती हैं, हजारों सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, जिसको आप पौड़ियाँ भी बोलते हो, उस तरह से सीढ़ियाँ होती हैं नीचे उतरने के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज़ आप क्या लिखोगे कि बावड़ी लोगों की धार्मिक और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करती है। ये क्या करती है, लोगों की धार्मिक व सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करती है। अब धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा कैसे करती है, तो गणगौर का त्यौहार तो आपने मनाया ही होगा। अब गणगौर का जब भी त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान के अंदर, तो आपको पता है कि कुएं का कितना बड़ा महत्व होता है गणगौर के त्यौहार में। कुएं के वहाँ पर जाकर के उसका पूजन होता है, और वहाँ पर जो है जो भी हमारे गौर और ईश्वर होते हैं, तो उनका जो है वो कुएं से आपको पता है कि क्या कुछ महत्व होता है कुएं का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये जो है धार्मिक चीजें इससे जुड़ जाती हैं, धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करती हैं, यानी कि बहुत ही भव्य और बहुत ही आकर्षक होते हैं। तो चौथी आप क्या लिखेंगे, चौथी इनके बारे में क्या लिखेंगे कि बावड़ियां बहुत ही भव्य सुंदर व आकर्षक होती हैं। भव्य सुंदर व आकर्षक होती है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की 4 बावड़ियों के नाम लिखिए। राजस्थान की 4 बावड़ियों के नाम लिखिए। तो फटाफट से 4 बावड़ियों के नाम आप लिख लीजिए। सबसे पहली जो है बावड़ी वो लिख लीजिए आभानेरी की चांद बावड़ी। सबसे पहला एग्जाम्पल है, कहाँ पर है, आभानेरी में। आभानेरी में कौन सी बावड़ी है, बावड़ी का नाम देखिए चांद बावड़ी। आभानेरी के अंदर कौन सी बावड़ी है, चांद बावड़ी है। उसके बाद आप लिखेंगे झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी। दूसरी आप लिखेंगे कहाँ की है, झुंझुनू की है मेड़तनी बावड़ी। यहाँ पर बावड़ी आप दोबारा से कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मेड़तनी बावड़ी के बारे में एक खास चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा गहरी है और ये 150 फीट गहरी है। कितनी गहरी है, 150 फीट गहरी है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही गहरी होती है बावड़ियाँ। ठीक है, और इसमें सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही सुंदर बनी हुई है, बहुत ही आकर्षक बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। झुंझुनू की बात हो गई। उसके बाद तीसरी अगर करें तो तीसरी आप कह सकते हो जालोर की खिन्नी बावड़ी। जालोर की खिन्नी बावड़ी, जालोर की खिन्नी बावड़ी। ठीक है, और चौथा आप लिख सकते हो रामदेवरा की पर्चा बावड़ी। चौथा आप क्या लिखोगे, कहाँ की है ये, रामदेवरा।
रामदेवरा की कौन सी बावड़ी है? परचा बावड़ी। तो ये हो गई राजस्थान की कुछ बावड़ी जो थी, बावड़ियों के नाम हो गए, 4 बावड़ियों के नाम हो गए। बावड़ी क्या होती है ये आपको पता चल गया। बावड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल का संग्रहण करना, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ये आपका होमवर्क रहा। कौन सा क्वेश्चन कि पेयजल के स्रोत हैं वो किन किन कारणों की वजह से दूषित हो जाते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, आपको सोच करके कमेंट करके बताना है। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हुई है हमारी, कुएं की और बावड़ी की। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए, मैं पूछ लूँ आपसे कि कुएं और बावड़ी में क्या अंतर है, आप बताइए कि कुएं और बावड़ी में क्या अंतर है। अब आपको सोच करके कमेंट करना है कि इनके अंदर क्या अंतर होता होगा। बावड़ी में सीढ़ियाँ होती है लेकिन कुएं में रस्सी से पानी ऊपर खींचा जाता है, तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके अलावा बावड़ियाँ बहुत बड़ी होती हैं, कुएं बहुत छोटे होते हैं। तो इस आधार पर आपको मुझे आंसर देना है। हिंट मैंने आपको दे दी है। अगर आप समझ गए हैं, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या उत्तर देना है। ठीक है, सीढ़ियाँ किस लिए होती हैं और रस्सी किस लिए होती है, तो इससे आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको जो है कुएं और बावड़ियों में अंतर कमेंट करके बताना है कि क्या अंतर होता है। होपफुली ये जो चैप्टर रहा वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। बावड़ियों के बारे में आपने जाना, बावड़ियों से जल कैसे मिलता है, बावड़ियों में क्या कुछ होता है, बावड़ियाँ कैसी होती है, राजस्थान की 4 बावड़ियाँ कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी है। इसके अलावा भी बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, ये मुख्यतः 4 बावड़ियाँ हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।